हेमंत। हम सबके दिमाग में बस यही नाम घूम रहा था। हम सभी चुपचाप से सोच रहे थे कि इस हेमंत का कैसे पता लगाएं। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में एक ही हेमंत है। हम सभी के सिर अभी अभी हल्के हल्के दर्द कर रहे थे। इस वजह से ठीक ठीक सोचने में भी हमें तकलीफ हो रही थी। ललित ने सुझाव दिया, फिलहाल तो सो जाते हैं। सिर में दर्द भी हो रहा है और रात के 1:30 बज चुके हैं। सुबह कुछ न कुछ पता करता हूं मैं और रामनिवास मान गए। वो तो नीचे अपने गार्ड्स के रूम में चला गया। ललित मेरे ही साथ मेरे रूम में रुक गए। सुबह सुबह 7 बजे हम उठे। रामनिवास हम सबके लिए चाय ले आया। आज सुबह उठकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कितने दिनों बाद चैन की नींद आई हो। शायद इस वजह से कि मैं जानता था कि अब ललित और रामनिवास भी मेरे साथ हैं, मेरी इस समस्या को सुलझाने के लिए। चाय पीते हुए ही फिर रामनिवास ने ललित से कहा, तो सर जी, कुछ सोचा आपने? हेमंत को कैसे ढूंढा जाए? ललित ने उसको जवाब दिया, हाँ, एक चीज सूझी है। मुन्ना और अजय दोनों के बारे में कल काफी सारी पुरानी न्यूज पढ़ रहा था मैं। अजय की न्यूज से तो फिलहाल हमें उतना कुछ नहीं करना, लेकिन मुन्ना के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर उसके परिवार के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूं मैं। ये जो हेमंत है, जरूर उसका कोई पहचान वाला है। उसका भाई, उसका फ्रेंड, उसका चाचा, मामा, कुछ तो होगा। न्यूज में अगर डायरेक्ट नहीं मिलता तो मैं न्यूज के पब्लिशर के पास भी जाऊंगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस के पास भी जाना पड़ सकता है। इस केस से संबंधित कोई भी हेमंत नाम का इंसान मिले तो हमारी गाड़ी थोड़ी तो आगे बढ़ेगी। उनका सुझाव मुझे बढ़िया लगा, पर अफसोस था कि मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता था। अजय की आत्मा जो मुझसे जुड़ चुकी थी, मैं बाहर जा ही नहीं सकता था। ललित जैसे खुद मेरी मनोदशा समझ गए। उन्होंने खुद ही मुझसे कहा, यह काम हम कर लेंगे पीयूष, पर इस काम में 1-2 दिन लग सकते हैं, बल्कि ज्यादा भी लग सकते हैं। तुम हिम्मत से काम लो और हमारे ऊपर भरोसा रखो। हम रोज तुमसे मिलने आएंगे ही वैसे भी। मैं क्या करता, बस मुंह बंद करके की आवाज निकाली। कुछ देर बाद वो दोनों चले गए। ललित और रामनिवास काम पर लग चुके थे। उस दिन फिर वो मुझसे दोबारा मिलने मेरे पास नहीं आए। मतलब मैं फिर से पूरी तरह अकेला था। रात के 11 होने पर मैं सोच में डूबा था। क्या मैं अकेला बाहर जाऊं? जो मैंने सोचा था करने को, कि मुन्ना को फांसी पर चढ़ने से रोकने की कोशिश करूंगा, वो हम ट्राई कर चुके थे। इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। अगर मैं बाहर निकलूंगा तो शायद साइकिल खत्म होने तक वापस आ ही ना पाऊं, और साइकिल खत्म होने के बाद होने वाला वो सिर दर्द, उसके बारे में तो सोच सोचकर ही मैं डर रहा था। आखिर मैं कुछ सोचकर उठा और दरवाजा खोला, लेकिन मैं बाहर तक नहीं आया। बाहर अजय का भूत उसी तरह दरवाजा पकड़े हुए खड़ा था, पर आज वो अपने दूसरे हाथ से मुझे अपने पास बुलाने का इशारा कर रहा था, जैसे उसे पता चल गया था कि आज मैं बाहर नहीं आना चाहता। वो मुझसे जुड़ चुका था, शायद इसलिए मेरे मन की बात वो समझ गया था। मैंने उससे दूर से ही कहा, माफ करना अजय, आज मैं बाहर नहीं आऊंगा। हम कोशिश कर रहे हैं हेमंत नाम के शख्स को ढूंढने की। उसके मिलते ही साथ तुम्हें जल्दी से मुक्ति मिल जाएगी। कम से कम उम्मीद तो ऐसी ही है। मेरे ये बोलने के बाद अजय ने अपना हाथ नीचे कर लिया। मैंने भी दरवाजा बंद किया और फिर सोने चला गया। अगले दिन रामनिवास और ललित मुझसे मिलने तो आए, लेकिन उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए वो पूरा दिन भी बिना किसी खास घटना के बीत गया। रात को मैं फिर से बाहर नहीं निकला। फिर से अजय का भूत मुझे बाहर बुलाने का इशारा कर रहा था, लेकिन मैं बाहर फिर भी नहीं गया।
जो कुछ भी ललित और रामनिवास ने मुझे बताया था, मैंने अजय को वही सब बताया और फिर दरवाजा बंद करके सो गया। अगले दिन ललित ने कुछ खबर दी। मौजूदा हालतों के हिसाब से देखें तो इसे खुशखबरी माना जा सकता था। उनको किसी न्यूज रिपोर्टर से मुन्ना के परिवार के बारे में पता चल गया था। उन्होंने बताया कि मुन्ना के माँ बाप एक गांव में रहते थे, लेकिन 10 साल पहले ही उनका निधन हो चुका है। मुन्ना के जाने के बाद अब तो वो घर भी सूना और वीरान ही पड़ा है। गांव के दूसरे लोगों से फोन पर हुई बातचीत से पता चला कि उनकी पहचान में इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। परिवार में ये तीनों ही थे। इस तरह से मुन्ना के परिवार और उसके घर का पता चलने के बावजूद हमें हेमंत का पता नहीं चल पाया। अपनी मंजिल के इतनी पास आकर भी हम अभी काफी दूर थे। उस रात मैंने फिर से वही किया जो भी ललित ने बताया। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर ही अजय को, मतलब उसके भूत को बताया। वो आज भी उसी तरह से हाथ हिलाता हुआ मुझे इशारा कर रहा था। मैं आज भी बाहर नहीं गया और चुपचाप वापस से सो गया। 2 दिन और बीत गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब मैं अधीर हो चला था। ललित और रामनिवास के भरोसे खाली बैठे रहना मुझे अब अखरने लगा। मैंने सोच लिया, चाहे सिर दर्द हो या फिर कुछ और, आज रात तो बाहर निकलूंगा। मुन्ना के फ्लैट को और अच्छे से चेक करता हूं, शायद कुछ मिल जाए इस हेमंत के बारे में। मुझे याद आया कि पिछली बार जब मैं उसके फ्लैट को तलाश कर रहा था तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास एक उद्देश्य तो है, हेमंत के बारे में पता करना। पूरी तरह से मन पक्का करके अब मैं रात के 11 बजे का इंतजार करने लगा। 11 बजते ही साथ मैं अपने रूम से निकला। अजय आज भी मुझे बुला रहा था। मैंने उसे एक तरह से अनदेखा किया और सीधा सीढ़ियां चढ़कर रूम 202 की तरफ जाने लगा। ऊपर के कॉरिडोर में पहुंचकर मैंने फिर से नीचे अजय के भूत की तरफ देखा तो वो अभी भी हाथ से इशारा करके मुझे बुला रहा था। पर अब तो मैं बाहर आ चुका हूं, अब ये मुझे क्यों इशारा कर रहा था? एक विचार मेरे दिमाग में बिजली के जैसे कौंधा। ये मुझे रूम से बाहर निकालने की नहीं, उसके खुद के पास आने का इशारा कर रहा था। रूम 202 की तरफ जाना छोड़कर मैं धीरे धीरे उसके पास आने लगा। यकीनन मुझे अजय से कोई खतरा नहीं था, लेकिन अंदर रूम 101 में वो राक्षस तो थे, और अजय के साथ हुए एक्सीडेंट से मुझे पहले से पता था कि वो कितने असली हैं और उनके द्वारा मारे जाने पर क्या होता है। पर इसके साथ ही अजय के द्वारा दरवाजा पकड़े रहने की वजह से मैं आश्वस्त था कि वो बाहर नहीं आ सकते, बल्कि उन्हें तो मेरे होने का पता भी नहीं होगा। कुल मिलाकर मेरे दिमाग में कई ख्याल एक साथ चल रहे थे, जिनकी वजह से मैं सावधानी पूर्वक चल रहा था। अजय के पास पहुंचने के बाद उसने अब हाथों से इशारा करना बंद कर दिया और फिर वो मेरी तरफ देखना छोड़कर रूम 101 के दरवाजे की तरफ देखने लगा, जैसे मेरा ध्यान वहां करने का इशारा कर रहा हो। अंदर के कमरे से फिर से बातों की आवाज आ रही थी, वही बातें जो मेरे सबसे पहले मुन्ना के इस डायमेंशन में आने पर हो रही थी। ये 102 वाला ज्यादा ही चौधरी बनता है, कुछ करना पड़ेगा इसका। क्या करेगा? मर्डर कर देगा क्या उसका? नहीं, मर्डर तो नहीं, पर कुछ लोगों के साथ चेहरा ढककर उसको पीट तो सकते हैं। अगर उसमें दिमाग होगा तो समझ जाएगा कि क्यों हुआ ऐसा, और अगर नहीं हुआ तो भी हर किसी से डर के तो रहेगा। हाँ, ये तो कर सकते हैं। करता हूं मैं कुछ लोगों से बातें, वो लोग अच्छे से क्लास लेंगे इस हेमंत की। अरे अरे, कौन है बाहर? अंदर उनकी बातचीत बंद हो गई। फिर दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। वो दोनों राक्षस अब अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजय की आत्मा ने दरवाजा पकड़ कर रखा था।
वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। हालांकि पक्की बात थी कि वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन उनके दरवाजे पीटने की आवाज से ही मुझे डर लगने लगा। गलती से भी अगर ये बाहर आ गए तो मेरा क्या होगा। मैं भागकर सीधे रूम 202 में गया। मुझे पता था कि यही रूम खुला होगा। अंदर पहुंचकर मैं थोड़ी देर वहीं पर बैठ गया और सांसें भरने लगा। जो मैंने सुना उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन राक्षसों ने पक्के तौर पर हेमंत का नाम लिया। मतलब वो भी इस हेमंत को जानते थे, और जो बातें ये कर रहे थे यही बातें मैंने पहले भी सुनी थी। तो क्या हर रात ये लोग यही बातें करते हैं? पिछली बार तो इनकी बातें खत्म होने से पहले ही मैंने दरवाजा खोल दिया था, इसलिए पूरा नहीं सुन पाया। पर इस बार तो मैं सब कुछ सुन चुका था। यह जरूरी बात थी। मुझे ये बात ललित को बतानी थी। बस अब साइकिल खत्म होने का इंतजार था। जब तक साइकिल खत्म होती तब तक मैंने उस फ्लैट में और भी चीजों को ढूंढा कि हेमंत के बारे में कुछ पता चले, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। साइकिल का टाइम खत्म हुआ और सिर चकराता हुआ मैं वहीं पर ढेर हो गया। सुबह उठने पर मुझे ललित का इंतजार था। हर सुबह ठीक 10 बजे वो यहां पहुंच जाते थे। आज भी ठीक 10 बजे वो पहुंचे। 3 दिनों से लगातार मिल रही निराशा उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन मेरे खिले और उत्साहित चेहरे को देखकर वो चौंक गए और मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा, क्या कुछ पता चला है क्या? मैं जवाब देता उससे पहले रामनिवास भी अंदर आ गया। अच्छा था, मैंने दोनों को बीती रात की सारी घटना बता दी। सब कुछ सुनकर ललित की आंखें चमक उठी। वाह, इससे तो हमारी खोज नैरो डाउन हो चुकी है। ये 2 दिनों से मुझे लग रहा था कि ये हेमंत शायद मुन्ना का कोई क्लासमेट होगा। मैं उसके क्लासमेट्स में हेमंत को 2 दिनों से ढूंढ रहा था, पर अगर रूम 101 में से हेमंत का नाम लिया गया तो मतलब वो लोग भी उसे जानते थे। तो ये हेमंत शायद यहीं आसपास का कोई होगा, कोई दुकान वाला, छोटा मोटा कोई काम करने वाला, या फिर इसी बिल्डिंग में रहने वाला कोई इंसान। कहने के साथ ललित ने धीरे से रामनिवास की तरफ देखा। मैं और रामनिवास हम दोनों भी समझ गए कि ललित क्या कहना चाहते हैं। रामनिवास ने फिर कहा, मेरे रहते तो यहां पर इस नाम का कोई भी नहीं था, पर मैं यहां पर मुन्ना के बाद आया हूं। हो सकता है मेरे आने से पहले यहां पर कोई हेमंत रहता था। रुकिए, इस बिल्डिंग में जो भी रहता है उसको रहना शुरू करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। मैं 10 साल पहले के रिकॉर्ड्स चेक करता हूं, बल्कि सारे रिकॉर्ड्स मैं यहीं लाता हूं। उन कागजों में शायद ये हेमंत मिल जाए। कहने के साथ रामनिवास नीचे भागा। मेरा और ललित का, हम दोनों का रोमांच चरम पर था। ललित के लिए तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन मेरे लिए ये मेरी आजादी का सवाल था। कुछ देर बाद रामनिवास ऊपर आया। साथ में कागजों का पुलिंदा भी साथ में था। हम तीनों उत्साह के साथ 10 साल पहले के रिकॉर्ड्स ढूंढने लगे। हमें 5 मिनट ही लगे होंगे और हमें वो मिल गया। हेमंत वर्मा, रूम 102। मेरे लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग था। मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं रूम 102 का। अजय, जिसका मर्डर हुआ, वो भी रूम 102 का। और अब ये हेमंत, जिसका इंतजार मुन्ना की आत्मा कर रही है, वो भी रूम 102 का। मतलब हम तीनों ही कभी ना कभी इस रूम में रह चुके थे। जहां मेरे दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा था, मुझे ललित के चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी। पता नहीं ये मुस्कान हेमंत के मिलने की वजह से थी, या उन्होंने हेमंत के भी रूम 102 में होने और ये सब झमेले के पीछे का कारण ढूंढ लिया था। रामनिवास ने हमारा ध्यान तोड़ा। देखिए, इसमें उसका फोन नंबर भी है। अब पता नहीं 10 सालों में यह नंबर बदला है कि नहीं। उसकी चिंता मत करो, मेरे पास सोर्सेस हैं।
अब मैं इसका पता लगा लूंगा। फिर ललित ने मेरी तरफ देखकर कहा, अभी मैं जाता हूं हेमंत का पता लगाने। कुछ भी खबर आएगी तो मैं रामनिवास के जरिए तुम तक पहुंचा दूंगा। कहने के साथ वो तेजी से कमरे से निकल गए। मुझसे ज्यादा जल्दी तो उन्हें थी ये केस सॉल्व करने की। रामनिवास भी चला गया। उसने कहा कि वो पुराने कागजों में से और भी चीजें ढूंढेगा। क्या पता कुछ और भी जरूरी मिल जाए। मैं फिर से कमरे में अकेला रह गया, लेकिन अब मैं खुश था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि हाँ, अब हमारी आजादी करीब है। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, अजय और मुन्ना की आजादी के बारे में भी सोच रहा था। दोपहर 2 बजे रामनिवास मेरे पास आया। उसने मुझे वो खुशखबरी दी जिसे सुनने के लिए मैं तरस रहा था। ललित ने हेमंत को ढूंढ लिया था और वो शाम को हेमंत को लेकर यहीं मेरे फ्लैट में आ रहे थे। आगे रामनिवास ने कहा कि उसे पुराने कागजों में से कुछ और खास नहीं मिला, बस कुछ पुराने फॉर्म्स इत्यादि मिले हैं। मुझे खबर देकर वो भी चला गया। शाम के 5 बजे ललित और रामनिवास मेरे फ्लैट में वापस आए। उनके साथ एक और शख्स भी था। 35 से 36 की उम्र होगी उसकी। ये हेमंत था। हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। हम सभी आराम से बैठ गए और बस चुपचाप ललित के बोलने का इंतजार करते रहे। आखिर ललित ने हेमंत से कहना शुरू किया, हेमंत, मैंने आपको जो भी बताया वो इनके ही साथ हो रहा है। यही पीयूष है। मुझे पता है आपको मुझ पर और मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुन्ना के खातिर बस आप एक रात यहां हमारे साथ रुकिए। और मैं चाहूंगा कि आपने मुन्ना के बारे में जो भी बताया, हमारे बीच जो भी बातें हुई, वो एक बार पीयूष को और रामनिवास को भी बताएं। उसके बाद मैं अपना विश्लेषण बताऊंगा। अब बोलने की बारी हेमंत की थी। रामनिवास और मैं, हम दोनों डेस्परेटली सुनना चाहते थे कि वो क्या बोलता है। हेमंत ने बोलना शुरू किया, ठीक है, देखिए, जब ललित ने मुझसे फोन पर बात की और कहा कि वो मुन्ना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा कि शायद पुलिस की तरफ से फोन आया है या कम से कम मीडिया की तरफ से। लेकिन जब इन्होंने बताया कि ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, तो मैं थोड़ा मायूस हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं। जिस बेरहमी से मुन्ना के केस को दबाया गया, मुझे तो पुलिस और मीडिया पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा। किसी भी तरीके से मैं बस मुन्ना को इंसाफ दिलाना चाहता हूं, बस। उसकी आवाज में मुन्ना के लिए हमदर्दी साफ समझ में आ रही थी। बोलते बोलते हेमंत काफी भावुक भी हो रहे थे। उन्होंने बोलना जारी रखा, 10 साल पहले रूम 202 में रहता था वो। मनीष नाम था उसका। मुन्ना कहते थे सब उसे। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था, 2nd ईयर का। मैं उस समय जॉब करता था यहीं पास में और रूम 102 में रहता था। उस समय इस बिल्डिंग में आधे से ज्यादा रूम्स पर कॉलेज स्टूडेंट रहते थे। दिन भर उनका हल्ला गुल्ला मचा रहता था। मैं तो बस रात में सिर छुपाने अपने फ्लैट में आता था। बाकी का समय तो काम करने में ही बीतता था, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि कॉलेज के कुछ बच्चे मुन्ना को बहुत तंग करते थे। वो यहाँ के राजनेताओं और विधायकों की औलादें थी। उन्हें तो जैसे किसी का डर ही नहीं था। मेरे सामने भी कई बार उन्होंने उसको सताया। पहले तो मैं चुप रहता कि बच्चों के मामले में मुझे क्यों बीच में पड़ना, लेकिन जब हद पार होने लगी तो मैं मुन्ना को बचाने अक्सर आता था। इन्हीं सब के दौरान मेरी उससे पहचान बढ़ने लगी। कॉलेज में तो लगभग सभी उसे परेशान करते थे। यहाँ इस शहर में भी वो किसी को नहीं जानता था, तो वो जैसे मुझ पर निर्भर रहने लगा था और मुझे भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी। यहीं इसी बिल्डिंग में रहते हुए एक दिन खबर मिली कि मुन्ना के माँ और बाप
दोनों एक बीमारी से चल बसे। दोनों वैसे ही बुजुर्ग थे। उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही होगी कि वो बीमारी से लड़ सकें। बेचारा मुन्ना दुनिया में एकदम अकेला हो गया। इसी दौरान मुझे काम की वजह से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा। बस शायद यही मुझसे गलती हो गई। अपनी इस गलती के लिए मैं आज भी खुद को दोष देता हूं। जब मैं वापस लौटा तो पता चला मुन्ना ने सुसाइड कर लिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस ने बताया कि उसके पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ और उसकी इस हरकत का कारण उसके माँ बाप की मृत्यु को बताया गया कि वो उनका जाना नहीं सह पाया। पर मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये जो इसके साथ के लड़के थे जो उसे सताते थे, उनका कुछ हाथ जरूर है इसमें। अपने माँ बाप की ताकत का इस्तेमाल करके पक्के से मामले को दबा रहे हैं वो। इतने समय से मेरी वजह से वो मुन्ना को अकेले छोड़ रहे थे। मेरे जाने के बाद पक्का अपनी भड़ास उन्होंने निकाली होगी। मेरा शक और तब बढ़ गया जब पता चला कि रूम 101 और 202 में रहने वाले लड़के चले गए हैं। मुन्ना को परेशान करने वाले सबसे बड़े दोषी यही थे। मैं पुलिस के पास, मीडिया के पास, सबके पास गया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। थक हार कर मैं भी यहां से चला गया। मैं यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर रहता हूं। मेरा दिल मुझे यहां से ज्यादा दूर जाने ही नहीं देता। क्या पता कब कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे मुन्ना को इंसाफ मिले, और शायद वो मौका आज मिला है। मुझे सुपरनैचुरल में तो विश्वास नहीं, लेकिन मुन्ना के खातिर मैं आपका साथ दूंगा। हेमंत की बात खत्म होने के बाद अब कहानी हमें काफी समझ में आने लगी थी। जो थोड़े बहुत भाग अधूरे से लग रहे थे उनको पूरा किया ललित के विश्लेषण ने। अब उन्होंने पूरा घटनाक्रम हमारे सामने रखा। जितनी भी बातें समझ में आई हैं, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हुआ होगा। मुन्ना के सुसाइड वाली रात 11 बजे रूम 101 वाले लड़के हेमंत के बारे में बातें कर रहे होंगे। वही बात जो पीयूष ने उनके दरवाजे से सुनी थी, वो भी 2 बार। हेमंत को सबक सिखाने वाली बात, क्योंकि हेमंत उन्हें मनमानी नहीं करने देते थे। उस रात शायद से वो दरवाजा बंद नहीं होगा। किसी कारण से मुन्ना उसी समय उनके दरवाजे के सामने से गुजर रहा होगा। शायद वो नीचे से ऊपर अपने रूम में जा रहा था। उसने अनफॉर्चुनेटली उनकी वो बातें सुन ली। वो लोग उसे पकड़कर अंदर ले गए होंगे और उसके साथ घंटों तक मारपीट की होगी और तरह तरह की यातनाएं भी दी होंगी। रोते और सुबकते हुए वो वापस अपने रूम में गया और उसने अपना जीवन अंत करने का फैसला कर लिया। पर उसको पता था कि अगर हेमंत वहां होते तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। पूरे समय जब उसको यातनाएं दी जा रही होंगी, वो उम्मीद कर रहा होगा कि काश अभी हेमंत आ जाए और उसे बचा लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके मरने के बाद भी उसके दुख और उदासी भरी यादें एक जीवंत रूप लेकर हमें दिखती हैं। 11 बजे उसके साथ ये सब स्टार्ट हुआ था और 1 बजे उसके मरने के बाद खत्म। इसलिए 11 से 1 के बीच में हम मुन्ना की उन यादों को महसूस कर सकते हैं हर रात। और 11 से 1 के बीच में जैसी मारपीट मुन्ना के साथ की गई, उस समय मुन्ना की नजरों में वो लड़के इंसान नहीं, हैवान होंगे। इसलिए वो हमें राक्षस की तरह दिखते हैं। 101 में रहने वाले चीरफाड़ करने वाले राक्षस और 201 में रहने वाले गिद्ध की तरह मौका मिलने पर झपटने वाले राक्षस। इसलिए ही वो गिद्ध के जैसे दिखते होंगे। अब रही बात पीयूष तुम्हारे यहां बंद होने की। तुम्हें बंद मुन्ना ने नहीं, अजय की आत्मा ने किया था। अजय की आत्मा मुन्ना की दुनिया में उसके डायमेंशन में फंसी हुई है और मुन्ना के डायमेंशन में उस समय के रूम 102 से निकलने वाला, मतलब हेमंत, उसको बचाएगा। मुन्ना की दुनिया में होने की वजह से अजय की आत्मा ने यह तो महसूस कर लिया होगा कि मुन्ना रूम 102 में से किसी के निकलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो तुम हो ये उसे नहीं पता। उसने तुमको ही वो इंसान समझा जो मुन्ना को मुक्त कर सकता है,
और तुमसे मदद मांगने लगा। ललित की पूरी बात सुनने के बाद हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। उनके द्वारा कही एक एक बात पूरी तरह लॉजिकल थी। एक एक शब्द अर्थ से भरे हुए थे, जैसे ये पूरी कहानी उन्होंने खुद लिखी हो। मैं तो मन ही मन उनके दिमाग की दाद देने लगा। उन्होंने फिर अपनी बात खत्म की। आज रात जब 11 बजे ये दरवाजा खोला जाएगा तो अंदर से वही शख्स निकलेगा जिसका मुन्ना इंतजार कर रहा है, मतलब हेमंत। तो तैयार रहना, आज की रात कुछ अलग होगा, कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा। इस चेतावनी के साथ हम सभी अब 11 बजने का इंतजार करने लगे। ठीक 11 बजे हम सभी दरवाजे पर पहुंचे। धड़कते दिल के साथ हमने दरवाजा खोला। पता नहीं आज हमें बाहर कैसा नजारा दिखने वाला था। बाहर का नजारा वैसा ही था, वही पुराना कॉरिडोर और रूम 101 का दरवाजा पकड़े अजय की आत्मा। हम धीरे धीरे से बाहर निकले। ललित ने अपनी थ्योरी कंफर्म करने के लिए हेमंत से पूछा, जब आप यहां पर रहते थे तब क्या कॉरिडोर ऐसा ही दिखता था? हाँ, यकीन नहीं होता। जब मैं यहां आया था तो कॉरिडोर की दीवारों का कलर अलग था, लेकिन अभी तो ये वैसा ही लग रहा है जैसा 10 साल पहले मेरे यहां रहने पर था। मंद मंद मुस्कुराते हुए ललित बाहर निकले। तभी एक अनोखी बात हुई। जैसे ही हेमंत के कदम रूम से बाहर पड़े, बाहर का नजारा बदलने लगा। कॉरिडोर की दीवारों, उसकी सीढ़ियों और फर्श, सभी जगह की सतहों की जैसे पपड़ी सी उखड़ने लगी और उड़कर वो ऊपर हवा में जाकर गायब होने लगी। और उस पपड़ी, उस पुराने रंग के नीचे दीवारों का नया रंग था, असली रंग जैसा दिन में दिखता था। हमें समझने में परेशानी नहीं हुई। हेमंत के कदम पड़ने की वजह से मुन्ना की दुनिया का इंतजार खत्म हो रहा था। यह डायमेंशन अब खत्म हो रहा था। इसी तरह से टूटते उधड़ते हुए कॉरिडोर से हम ऊपर 202 की तरफ जाने लगे। हम अभी पहुंचे ही थे कि हम सबकी नजर नीचे अजय की आत्मा पर गई। वो भी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। इस डायमेंशन के टूटने की वजह से अजय की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। गायब होने के कुछ पल पहले अजय की आत्मा ने मेरी तरफ देखा और बस एक शब्द कहा, शुक्रिया। कहने के साथ वो पूरी तरह गायब हो गया। अजय के गायब होने के साथ हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम एक आत्मा को तो मुक्त कराने में सफल हो गए थे, लेकिन फिर अगले पल एक डरावनी सच्चाई हमारे सिर में पत्थर के जैसे गिरी। अजय चला गया था। अब दरवाजा पकड़ने के लिए कोई नहीं था। वो राक्षस अब रूम 101 से बाहर आ सकते थे। एक दहाड़ के साथ वो दोनों राक्षस बाहर निकले और सीधा सीढ़ियों पर से ऊपर की तरफ धीरे धीरे आने लगे। वहीं ऊपर से रूम 201 से भी वो गिद्ध जैसे दिखने वाले राक्षस बाहर निकलकर हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम दोनों तरफ से घिर चुके थे। बीच में हम बेबस से सीढ़ियों में खड़े थे। मैंने गौर किया कि ये चारों हेमंत की तरफ देख रहे थे। सही बात थी, ये मुन्ना की दुनिया अभी भी है और इस दुनिया में इन राक्षसों का सबसे बड़ा दुश्मन हेमंत है। एक छलांग के साथ ये चारों सीधा हेमंत पर झपटे, लेकिन देखते ही देखते वो उछलकर दूर जा गिरे। वो हेमंत पर झपटे, लेकिन जैसे किसी अदृश्य से कवच से टकराकर दूर जा गिरे। हम सभी हैरान थे, ये हेमंत में अचानक से शक्तियां कहां से आ गई। खुद हेमंत भी हैरान था कि ये क्या हुआ। सोचने के बाद ललित ने ही इसका जवाब दिया, हेमंत, ये मुन्ना की दुनिया है।
उसका दुनिया देखने का नजरिया। उसके हिसाब से तुम्हें उन लड़कों से कोई खतरा नहीं था और तुम ही मुन्ना को बचा सकते थे, इसलिए राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तुम इनका बहुत कुछ कर सकते हो। तुम बस सोचो, और वही सोचो जो तुम उनके साथ करते अगर उस रात तुम पहुंच गए होते। ये सुनने के साथ हेमंत के चेहरे पर से डर के भाव खत्म होने लगे। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। अगले ही पल देखते देखते वो चारों राक्षस हवा में उठने लगे। हवा में 10 फीट उठने के बाद उन चारों के जिस्म बीच में से फट गए। नीचे का फ्लोर पूरा खून से नहा गया। फिर वो खून और उनके शरीर के टुकड़े भी पपड़ियां बनकर हवा में उड़कर गायब होने लगे। कुछ ही सेकंड्स में उनका नामो निशान मिट गया। अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं था। हम सीधा रूम 202 में गए। यहां अभी भी वही उदासी, मायूसी और रोने की आवाजें आ रही थी। आवाज सुनते ही साथ हेमंत ने कहा, ये मुन्ना की आवाज है। वो भागता हुआ सीधा बेडरूम में चला गया। हम भी पीछे पीछे आए। मुन्ना की आत्मा उसी तरह अंधकार लिए जमीन पर बैठी रो रही थी। फांसी पर चढ़ने से पहले उसने यही किया होगा। हेमंत ने उसे आवाज दी, मुन्ना। उसके आवाज देते ही साथ मुन्ना का रोना बंद हो गया। उसने पलट कर देखा। इस बार उसे हेमंत दिखा। वो धीरे धीरे से खड़ा हुआ। उसके इर्द गिर्द जमा अंधकार हटने लगा। धीरे धीरे उसकी इंसानी आंखें और चेहरा भी दिखने लगा। देखते ही देखते उसके अगल बगल जमा अंधकार पूरी तरह गायब हो गया। कमरे में मौजूद मायूसी और उदासी भी खत्म हो गई। वो वैसा ही दिखने लगा जैसा जीवित अवस्था में दिखता होगा। और फिर आखिरकार हम सब ने मुन्ना के चेहरे पर एक मुस्कान दिखी। हेमंत के पास मुन्ना से कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। वो बस बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखता रहा। मुन्ना ने भी कुछ नहीं कहा। उसने मुस्कुराते हुए अपने बेड के पास के फर्श की तरफ इशारा किया। हम सभी वहां पर देखने लगे। वहां बस खाली फर्श था, कुछ भी अलग नहीं था। अचानक से पूरा कमरा एक तेज प्रकाश से भर गया। हम सबको अपनी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब आंखें खुली तो हम मेरे रूम 102 पर थे। हमने समय देखा, 11:30 ही हो रहे थे। हमें वापस पहुंचते हुए हमेशा 1 बज जाता था। आज नहीं। उत्साहित होकर हमने बाहर का दरवाजा खोला। बाहर का नजारा वैसा था जैसा कि दिन में रहता था, मतलब साफ था। मुन्ना को मुक्ति मिल चुकी थी। एक परीक्षा और करनी थी। क्या मुझे मुक्ति मिली थी? धड़कते दिल के साथ मैं नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, पर इस बार मुझे कुछ नहीं हुआ। उन दोनों आत्माओं की तरह मैं भी आजाद हो चुका था। अब बस एक आखिरी सवाल रह गया था। मुन्ना ने गायब होने से पहले कुछ इशारा किया था। वो क्या था? इसका जवाब हमें उसके रूम से ही मिल सकता था। हमने रामनिवास से कहकर चाबी मंगाई। उसका रूम तुरंत रात में ही खोला गया। जिस हालत में सालों पहले रूम बंद किया गया था, अंदर से वो वैसा ही था, पर हर जगह धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। लाइट्स भी नहीं जल रही थी। हम टॉर्च और फोन की फ्लैशलाइट जलाकर उस जगह देखने लगे जहां हमें इशारा किया गया था, पर पूरे फर्श में धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ देर तलाश करने के बाद ललित ने कहा, चलो कल तलाश करते हैं। दिन में खिड़की खोल देंगे तो और भी उजाला हो जाएगा, तब ज्यादा अच्छे से दिखेगा। हम सभी वापस जाने लगे। तभी रामनिवास के दिमाग में कुछ आया। वो बोला, 1 मिनट। हम सब रुक गए। वो तेज कदमों के साथ उसी जगह पहुंचा जहां मुन्ना ने इशारा किया था। फिर वो अपने पैरों से जमीन को ठोकने लगा।
हम सभी कौतूहलता से देखने लगे कि वो आखिर कर क्या रहा है और फिर उसके पास आ गए। रामनिवास फिर झुककर जैसे फर्श को उखाड़ने लगा। असल में फर्श की एक टाइल ढीली थी। ऊपर जमी धूल की मोटी परत की वजह से हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ था। जब टाइल को उठाया गया तो उसके नीचे एक कागज था, एक पुराना धूल खाया कागज। जब हमने कागज को पढ़ा तो पता चला ये मुन्ना का सुसाइड नोट था। उसने ये छुपा कर रखा था। शायद उसे पता था कि उन लड़कों के पिता पुलिस से कहकर ये नोट ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए उसने इसे यहां छुपाया और सिर्फ हेमंत को बताया कि नोट कहां पर है। पर यह बात रामनिवास को कैसे पता चली? हमने उससे पूछ लिया। उसने हमें बताया। वो सुबह जब सारे 10 साल पुराने कागजों में से उन लड़कों के बारे में मैं ढूंढ रहा था तो मुझे कुछ शिकायत के लेटर्स मिले, कंप्लेंट लेटर्स। एक लेटर मुन्ना ने ही डाला था और उसमें उसने कंप्लेंट की थी कि उसके बेडरूम की एक टाइल ढीली हो गई है, उसे ठीक करवा दें। वही मुझे एकदम से याद आया। ललित ने खुश होकर रामनिवास की पीठ थपथपाई। उस सुसाइड नोट में मुन्ना ने अपने ऊपर हुई यातनाओं के बारे में लिखा था। उसने साफ साफ उन लड़कों के नाम भी लिए जिनकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। उसने लिखा कि कैसे उन चारों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उसको ब्लैकमेल करने की धमकियां दी। मुन्ना को इंसाफ दिलाने के लिए हेमंत को जिस सबूत की जरूरत थी वो उसको मिल चुका था। अगले कुछ दिनों में हेमंत ने सबूत पुलिस और मीडिया में पेश किए। उन चारों लड़कों को ढूंढा गया और उन्हें कठोर सजा हुई। एक्लिप्स अपार्टमेंट के ऊपर जो ग्रहण लगा था वो उतर चुका था। अब यहां पर रात का कोई भी नियम नहीं था। सब अपनी मर्जी से आ जा सकते थे। नियम ना होने से अब और भी लोग यहां पर रहने लगे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। ये पूरी कहानी अनोखी लगती है ना? क्या आप विश्वास करेंगे कि यह हकीकत में हुआ था? खैर, आप यकीन करें या ना करें, ये सब तो आपके लिए कहानी है, पर मेरे लिए ये सच्चाई है।